प्रिंसिपल्स का इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले हमने 7 साल की एक बच्ची जया के संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी डिस्कस की थी। आज हम उसी कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। सच मानिए, आज का ये जो हमारा विश्लेषण है ना, ये बाल विकास और स्थानिक समझ यानी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग की एकदम सहज और शानदार मास्टर क्लास है। हम देखेंगे कि कैसे एक 7 साल की बच्ची अपने आसपास की दुनिया को डिकोड करती है, उसे नाम देती है और कैसे अपने ही घर को अपनी क्रिएटिविटी से एक जीती जागती क्लासरूम में बदल देती है। तो चलिए जल्दी से आज के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम जया की विकास यात्रा से शुरुआत करेंगे, फिर हम स्थानिक समझ और पहचान, और उसके बाद उसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता और इमोजीज पर बात करेंगे, और अंत में आप सभी शिक्षकों के लिए इसके पीछे छुपे हुए पेडागॉजी या शिक्षण शास्त्र के व्यवहारिक पहलुओं को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधा अपने पहले भाग में चलते हैं, जया की विकास यात्रा। देखते हैं कि घर का एक साधारण सा माहौल कैसे अचानक एक लर्निंग स्पेस बन जाता है। जया से हमारा ये दूसरा परिचय हमें एक बहुत ही गहरी बात सोचने पर मजबूर करता है। हम अक्सर मानते हैं कि बच्चों का खेल सिर्फ टाइम पास है, राइट? लेकिन असल में ये उनके मानसिक विकास के बहुत बड़े माइलस्टोन्स होते हैं। खेलते खेलते साक्षरता या लिटरेसी का इस तरह से बाहर आना हमें दिखाता है कि बच्चों का दिमाग हर पल कितनी गहराई से काम कर रहा है और वो अपने आसपास की चीजों को कितनी बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। मुख्य द्वार पर एक साधारण सा कागज चिपका है जिस पर हाथ से लिखा है जया कुंज। ये कोई मामूली नेम प्लेट नहीं है, ये सहज साक्षरता और स्पेस ओनरशिप यानी स्थानिक स्वामित्व का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। 7 साल की उम्र में अपने घर के मेन गेट को अपने ही नाम से जोड़कर कुंज का टाइटल देना, ये साफ दिखाता है कि बच्ची भाषा और अपनी जगह के बीच के उस गहरे कनेक्शन को कितनी अच्छी तरह समझ रही है। तो यहीं से हम अपने दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, स्थानिक समझ और पहचान। चलिए देखते हैं कि 7 साल का दिमाग इस भौतिक दुनिया को कैसे कैटेगराइज करता है। और ये जो अगली चीज हम देखने वाले हैं, ये इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करती है। यहाँ आपको जया की सोच का दायरा एकदम साफ दिखेगा। एक तरफ दादा दादी के कमरे के बाहर लिखा है नंद भवन और दूसरी तरफ खुद के और माता पिता के कमरे के बाहर लिखा है रुक्मणी सदन। अब यहाँ कैच क्या है? कैच है भवन और सदन जैसे अलग अलग आर्किटेक्चरल शब्दों का चुनाव। ये कोई तुक्का नहीं है, ये पारिवारिक पदानुक्रम या कहें कि फैमिलियल हायरार्की को समझने और उसे घर के अलग अलग हिस्सों के साथ जोड़ने की उसकी गजब की क्षमता को दिखाता है। अब ये देखिए, ये मेरा फेवरेट हिस्सा है। घर में 1-2 साल की नन्ही सी मेहमान आई है, जया की चचेरी बहन माधवी। और जया ने उसके लिए क्या किया? उसने गेस्ट रूम के बाहर एक साइन लगा दिया, माधवी घर। मतलब 1-2 साल की बच्ची के लिए पूरी एक स्पेस अलॉट कर दी गई। ये सिर्फ क्यूट ही नहीं है, बल्कि ये जया के अंदर मौजूद दूसरों के स्वागत करने की भावना और स्थानिक अपनेपन को बहुत गहराई से उजागर करता है। कमरों के इन शानदार नामों से अब हम अपनी तीसरी थीम की ओर शिफ्ट करते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और इमोजी। ये हिस्सा वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। अब इस बात में जो सबसे दिलचस्प एंगल है वो ये है कि जया ने सिर्फ कमरों के नाम नहीं लिखे, बल्कि उन जगहों के साथ अपनी भावनाओं को भी जोड़ दिया। यहाँ उसने हाथ से 2 इमोजी बनाए हैं, एक सिंपल सा मुस्कुराता हुआ चेहरा और दूसरा एक ऐसा स्माइली जिसमें दिल का निशान है। एक फिजिकल स्पेस के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस का इस तरह से विजुअल मैप तैयार करना, ये अपने आप में ये साबित करता है कि शब्दों के साथ साथ ये छोटी छोटी चित्र भावनाओं को एक्सप्रेस करने का कितना पावरफुल टूल होते हैं। एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के नजरिए से अगर हम इसे देखें तो ये बहुत ही वैलिड और सॉलिड काम है। इसे हम एकेडमिक भाषा में इमोशनल मैपिंग या भावनात्मक मानचित्रण कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो ये वो मेंटल प्रोसेस है जहां एक बच्चा किसी खास जगह को एक अलग इमोशनल वैल्यू या सिंबल दे देता है। तो जया की ये इमोजीज कोई आम सी ड्राइंग नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो अब यहाँ सबसे अहम सवाल ये उठता है कि इस पूरे माइक्रो ऑब्जर्वेशन का हमारी क्लासरूम्स के लिए क्या मतलब है। चलिए अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, पेडागॉजी या शिक्षण शास्त्र। स्कूल प्रिंसिपल्स और टीचर्स के रूप में हमारे लिए यहाँ से बहुत ही प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड टेकअवेज निकलते हैं। पहला कदम, क्या हम बच्चों को अपनी क्लासरूम के अलग अलग हिस्सों को नाम देने की आज़ादी दे सकते हैं? दूसरा,
जब बच्चे नए शब्द सीखते हैं, जैसे जया ने भवन और सदन का इस्तेमाल किया, तो हमें उस सहज प्रयोग को एनकरेज करना चाहिए। तीसरा, बच्चों के बनाए गए उन इमोजीज या कलाकृतियों को टाइम पास न समझें, उन्हें एक सीरियस और मीनिंगफुल काम की तरह ट्रीट करें। और सबसे अहम बात, एक फॉर्मल क्लासरूम को सिर्फ एक कमरा ना मानकर उसे एक शेयर्ड घर की तरह देखा जाए, जहां हर बच्चे को वो स्पेस ओनरशिप फील हो। जाते जाते मैं आपको इस एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, हमारी ये जो फॉर्मल क्लासरूम्स हैं, ये कितनी बार बच्चों को अपनी सीखने की जगह पर हक जताने और उन्हें अपने तरीके से नाम देने की आज़ादी देती है। अगर हमें स्वाभाविक क्रिएटिविटी और ओनरशिप को अपने सिस्टम का हिस्सा बना लें, तो सीखने का ये सफ़र कितना अमेजिंग हो सकता है ना। इसी सवाल के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर